नमस्कार। कुछ ही दिनों में पटवारी की परीक्षा शुरू होने वाली है, तो उस विषय के अंतर्गत मैं हिंदी के अंतर्गत कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आई हूँ, जिसमें हम ये देखेंगे कि इस प्रश्न में से ये ही उत्तर क्यों होना चाहिए। ठीक, पहला प्रश्न है हमारी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है अक्षर, वर्ण, ध्वनि, शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई वो मानी गई है ध्वनि। अब देखिए, ध्वनि जो है, ध्वनि के जो लिखित रूप है उसे हमने बोला है अक्षर, लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी गई है ध्वनि, यानी आपका उत्तर आता है इसमें ध्वनि। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ण किसकी सबसे छोटी इकाई है? तो वर्ण जो है वो लिपि की सबसे छोटी इकाई मानी गई है, यानी अक्षर के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं और वर्ण जो है वो लिपि की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न नष्ट नहीं होते। पहला ऑप्शन है अक्षर, दूसरा है ध्वनि, दोनों नहीं। उत्तर हमारा आता है इसमें सी, दोनों, यानी अक्षर जो है वो नष्ट नहीं होते और ध्वनि जो भी होती है वो होती है नष्ट नहीं होती, इसलिए हमारा उत्तर आ रहा है इसमें दोनों, सी। चौथा प्रश्न है हमारा, खंड नहीं होते। पहला ऑप्शन है वर्ण, शब्द, वाक्य, पद। खंड यानी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, खंड यानी टूटना, तो किसे नहीं तोड़ा जा सकता? तो वर्ण जो है उसे तोड़ा नहीं जाता। सपोज मुझे लिखना है यहाँ पे क, मुझे लिखना है यहाँ पे म। अब मुझे कोई बोले कि इसे आप खंड कीजिए या विभाजित कीजिए, तो मैं इसे खंड नहीं कर सकती। तो वर्ण जो है उसे खंड नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, कुल वर्ण संख्या है। कुल वर्ण संख्या है 52। अब हमारे पास ऑप्शन में है 49। कई आपने बुक्स पढ़ी होंगी, उस बुक्स में आपको ये वाला उत्तर भी मिलेगा 49, लेकिन सही निष्कर्ष के आधार पर हमारा जो शब्द सही उत्तर आता है वो है 52। पुरानी जो बुक्स थी उनमें ऑप्शन आता था आपका 49, यानी पहले वर्णमाला की संख्या जो मानी गई है, वर्णों की संख्या मानी गई है 49। हिंदी वर्णमाला में 3 वर्ण और बढ़ा दिए गए, एक ये वाला, एक ड़ और एक ये श्री वाला। इन 3 को और मिला दिया जाता है तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या हो जाती है 52। इसके पहले जो हम आप बुकें तो उनमें ये 3 वर्ण नहीं थे, ये 2 कहलाते हैं द्विगुण और ये कहलाता है श्र यानी श्री वाला। अगला प्रश्न है, अक्षर का प्रतीक चिन्ह है, यानी अक्षर जो है उसका काल्पनिक रूप क्या माना गया है? तो अक्षर का जो काल्पनिक रूप है, हमने बोला कि मुख से निकली हुई ध्वनि को अक्षर कहते हैं और अक्षर जो होते वो नष्ट नहीं होते। तो जो भी हमारे मुख से ध्वनियाँ निकली थी उन ध्वनियों को हमने एक काल्पनिक रूप दिया, और वो ये जितनी भी हमारे वर्ण बने हैं हिंदी वर्णमाला में, इनकी पूरी रचना जो हुई है वो एक कल्पना के आधार पर हुई है। तो अक्षर का प्रतीक चिन्ह है यानी काल्पनिक रूप है, ये तीनों ही इसके काल्पनिक रूप है, यानी अ से लेकर ज्ञ तक जो हमारी वर्णमाला है उसमें जितने भी वर्ण हैं उनकी रचना जो है वो पूरी कल्पना के आधार पर ही हुई है। अगला प्रश्न है, वर्णों के संकलित रूप को कहते हैं। पहला ऑप्शन है वर्ण गुच्छ, दूसरा है संयुक्त वर्ण, तीसरा है द्वित्व व्यंजन और चौथा है वर्ण समूह। यानी वर्णों के संकलित रूप को वर्ण समूह कहते हैं। किसी भी चीज का जब हम संकलन करते हैं, एकत्रित करते हैं, तो वो चीज कहलाती है फिर समूह, तो इसलिए वर्णों के संकलित रूप को कहा गया वर्ण समूह। अगला प्रश्न, वर्णों के व्यवस्थित रूप को कहते हैं, यानी जो भी वर्ण है उसको जब व्यवस्थित किया गया तो उसका व्यवस्थित रूप क्या कहलाया? तो उसका व्यवस्थित रूप कहलाया है वर्णमाला। अगला प्रश्न, वर्णमाला को किस आधार पर व्यवस्थित रूप दिया गया? पहला है उच्चारण, दूसरा है प्रयत्न, तीसरा है वायु और चौथा है समय। यानी प्रश्न हमारा है वर्णमाला को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया?
तो हिंदी वर्णमाला को व्यवस्थित करने का जो आधार है वो दो आधार निश्चित किए गए। पहला है उच्चारण स्थान और दूसरा माना गया उन्होंने समय। यानी उच्चारण स्थान और समय के आधार पर उन्होंने वर्णमाला को विभाजित किया गया और इसलिए हमारा ऑप्शन आता है इसमें सी। प्रश्न अगला है, वर्णमाला के कितने भेद हैं? वर्णमाला के 3 भेद माने गए हैं। पहला कहलाता है स्वर, दूसरा कहलाया व्यंजन और तीसरा कहलाया अ, यो, ग, वा, ह। ये किस आधार पर विभाजित हुए? उच्चारण स्थान और दूसरा है समय। अभी हमने इसके पूर्व में ही प्रश्न देखा कि उच्चारण स्थान व समय के आधार पर वर्णमाला को विभाजित किया गया है। यानी उच्चारण स्थान और समय के आधार पर वर्णमाला के 3 भेद किए गए। तो उत्तर हमारा आता है इसमें 3। अगला प्रश्न है, लघु स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है? पहला ऑप्शन है सामान्य, दूसरा है अधिक, तीसरा है कम और चौथा है बहुत अधिक। लघु स्वर के उच्चारण में लगता है सामान्य समय। अब हमने अभी जस्ट इसके पहले ही देखा कि वर्णमाला को उच्चारण स्थान और समय के आधार पर विभाजित किया गया। अब लघु स्वर यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री ऋषि, ये कहलाए हैं लघु स्वर। अब किस आधार पर इसमें सामान्य समय बोला हमने? जैसे सपोज मैंने बोला आ, तो मेरी मुख की आवारी जो है वो कितनी खुल रही है? इतनी ही खुल रही है, कम ही खुलेगी। और मैंने बोला आ, तो मेरी मुख की आवारी है जो वो कितनी खुल रही है? उससे ज़्यादा खुल रही है। तो जब किसी वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है तो उसे हमने बोला सामान्य। तो इसलिए इसका उत्तर आता है सामान्य। अगला है, कुल स्वर कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या मानी गई है 11। अगर यही चीज पूछ ले कि संस्कृत में कितने स्वर हैं तो आपको डिसीजन लेना है इसमें 13। कौन से 2 स्वर और मिलकर के संस्कृत में 13 स्वर हो गए? तो पहला तो ये है री ऋषि का ये बड़ा वाला और ये आता है ल करके ऐसे ये वाला। हिंदी वर्णमाला में जो हमने स्वरों की संख्या 11 रखी है उसमें हमने री ऋषि का जो है वो सिर्फ लघु ही रूप लिया है, दीर्घ रूप हमने इसमें इसका नहीं लिया है। हमने इस वाले रूप को ही लिया है री ऋषि के स्वर में हिंदी में, लेकिन संस्कृत में ये भी है और ये भी है। तो इन 2 को और मिलाकर संस्कृत में हो जाते हैं 13 स्वर और हिंदी में कुल स्वर कितने माने गए हैं? 11। अगला प्रश्न है, लघु स्वर के समय की गिनती कितनी मानी जाती है? तो लघु स्वर के समय की गिनती जो है वो 1 मानी गई है। अगला प्रश्न है, लघु स्वर की गिनती को छंद में क्या कहा जाता है? तो लघु स्वर की गिनती को छंद में पहला ऑप्शन है लघु मात्रा, दूसरा है ह्रस्व मात्रा, तीसरा है छोटी मात्रा और चौथा है अमात्रा। तो लघु स्वर छंद में यानी मात्राओं की संख्या 2 मानी गई है। एक मानी गई है लघु और दूसरी मानी गई है इसमें गुरु। लघु मात्रा का जब हम चिन्ह लगाते हैं तो छंद में ऐसा एक चिन्ह लगता है और गुरु मात्रा का जब चिन्ह चलता है तो ऐसा चिन्ह चलता है। लघु यानी इसकी जब हम संख्या गिनते हैं तो 1 गिनती मानी गई है और इसकी गिनती मानी गई है 2। यानी वो लघु स्वर यानी वह स्वर जिसके उच्चारण में सामान्य समय लगता है वो कहलाया लघु, और वह स्वर जिसके उच्चारण में सामान्य की अपेक्षा दुगना समय लगता है वह कहलाता है गुरु। तो इसलिए इसका उत्तर हुआ यहाँ पे लघु मात्रा। लघु स्वर कितने हैं? तो लघु स्वर माने गए हैं 4। कौन कौन से लघु स्वर माने गए? 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ये हो गया री ऋषि का।
यानी ये कह के चारों क्या कहना है, लघु स्वर। यानी लघु स्वर कितने हैं, कुल कितने हैं, 4 लघु स्वर माने गए हैं। अगला प्रश्न है दीर्घ स्वर कितने हैं। ठीक, तो दीर्घ स्वर जो हैं वो माने गए हैं 3। कैसे, लघु अभी अपन ने बताया कि लघु स्वर कुल कितने हैं, 4, और दीर्घ कितने माने गए, 3। कैसे 3 माने गए, बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। दीर्घ स्वर यानी कितने हो गए, ये 3। अगला प्रश्न है दीर्घ स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है। ऑप्शन है हमारा दुगुना, लघु की अपेक्षा दुगुना, और लघु स्वर से तिगुना, और चौथा ऑप्शन हमारा आता है तीनों। यानी दीर्घ स्वर के उच्चारण में कुल कितना समय लगता है, तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में लघु की अपेक्षा दुगना समय लगता है। अभी जस्ट मैंने इसके आपके पहले बताया था कि लघु स्वर यानी वह स्वर जिसके उच्चारण में सामान्य समय लगता है। सामान्य यानी जैसे मैंने बोला आ तो मेरा मुख इतना ही खुला, मैंने बोला आ तो मुख मेरा क्या हुआ, इसमें आपका पूरा खुला। तो यदि इसकी अपेक्षा कितना ज़्यादा समय लग रहा है तो इसलिए इसका उत्तर आता है लघु की अपेक्षा दुगना। अगला प्रश्न है दीर्घ स्वर की कौन सी मात्रा होती है। पहला ऑप्शन है गुरु, दूसरा है बड़ी, तीसरा है दुगनी और चौथा है छोटी। यानी दीर्घ स्वर की जो मात्रा है वो मानी गई है गुरु। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये है लघु मात्रा का चिन्ह और ये है आपका गुरु मात्रा का चिन्ह। यानी दीर्घ स्वर की कौन सी मात्रा होती है, तो दीर्घ स्वर की ये जो मात्रा ये कहलाती है गुरु मात्रा कहलाती है। अगला प्रश्न है दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं। पहला ऑप्शन है 2 स्वर के मेल से, 2 वर्ण के मेल से, 2 समान स्वर के मेल से और अक्षर के मेल से। ऑप्शन हमारा आता है 2 समान स्वर के मेल से बनने वाले शब्द जो हैं वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। अब 2 समान स्वर के मेल से कैसे बने दीर्घ स्वर। सपोज मैंने बोला आ प्लस आ के मेल से यहाँ बनता है हमारा आ, यानी इन दोनों में मेल कैसा हो रहा है, 2 समान स्वर का मेल हो रहा है। मैंने बोला ई, मैंने बोला यहाँ पे ई, यानी इन दोनों के मेल से यहाँ बनी बड़ी ई। तो दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं, 2 समान स्वर के मेल से बनने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी उत्तर हमारा आता है इसमें सी। अगला प्रश्न है संयुक्त स्वर कितने हैं। तो संयुक्त स्वर जो हैं वो माने गए हैं 4। अब संयुक्त स्वर 4 कैसे बने, आ प्लस ई के मेल से बना ए, क्लियर। फिर हमने बनाया आ प्लस ए के मेल से बना हमारा आई। फिर हमने लिया आ प्लस ऊ के मेल से हमने बनाया यहाँ पे ओ, और फिर हमने लिया आ प्लस ओ के मेल से बनाया हमने और। अभी जस्ट पहले प्रश्न में हमने बोला था कि 2 समान स्वर का मेल क्या कहलाया, दीर्घ स्वर। पहले जो स्वर मिले उनमें क्या हो रहा था, 2 समान स्वर का मेल हो रहा था, यानी अ प्लस अ के मेल से बन रहा था हमारा आ। यानी 2 समान स्वर का मेल जो है वो कहलाता है दीर्घ स्वर और 2 असमान स्वर का मेल जो है वो कहलाया संयुक्त स्वर। यानी इस प्रकार संयुक्त स्वर कितने हो गए हमारे यहाँ पे 4। अगला प्रश्न है 2 भिन्न स्वर के मेल से बना है। यानी 2 असमान स्वर के मेल से इनमें से कौन सा स्वर बना है। पहला ऑप्शन है ए, ई, क और श। ऑप्शन हमारा आता है ए। अभी जस्ट मैंने बताया कि अ प्लस ई के मेल से रचना हुई है ए की। यानी 2 भिन्न स्वर हो गए, एक अ हो गया और एक ई हो गया। यानी 2 भिन्न स्वर के मेल से जो स्वर बना है वो बना है यहाँ पे ए।
अगला प्रश्न है, संयुक्त स्वर की मात्रा कितनी गिनी जाती है? तो संयुक्त स्वर की जो मात्रा है वो मानी गई है 2, यानी दुगनी मानी गई है उसकी। अगला प्रश्न, वह स्वर जिसका उच्चारण होता है किंतु जिसे लिखा नहीं जाता कहलाता है। यानी वह स्वर जिसका उच्चारण तो होता है किंतु उसे लिखा नहीं जाता, अभी तो उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उस चिन्ह को हम कहते हैं प्लुत। यानी ये जो स्वर है, ये जो ऑप्शन है हमारा उत्तर जो है इसमें प्लुत, इसमें उच्चारण होता है, यानी अ स्वर का उच्चारण होता है किंतु हम इसे लिखते नहीं है। अभी तो उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, 2 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग इसमें इस तरीके से हम क्या करते हैं। तो प्रश्न है, वह स्वर जिसका उच्चारण होता है किंतु जिसे लिखा नहीं जाता कहलाता है, क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। अगला प्रश्न, किस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है? अभी हमने बताया था कि लघु स्वर के उच्चारण में लगे यहाँ पे सामान्य समय, दीर्घ स्वर के उच्चारण में हमें लगा यहाँ पे दुगना समय। अब अगला प्रश्न है कि किस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है? तो प्लुत स्वर जो है इसके उच्चारण में लगता है तिगुना समय। अब देखिए हम उदाहरण से, जैसे मैंने बोला अ, इतना बोला, मैंने बोला आ, तो इतना मुंह खुला। अब सपोज मुझे प्लुत स्वर को यदि उसमें उच्चारित करना है, सपोज मैंने यहाँ पे बोला, लिखा है यहाँ पे ओम, अब जब मैं इसे उच्चारित करूंगी तो मैं उसे इस तरह उच्चारित करूंगी ओम, यानी अ की जो ध्वनि उच्चारित हो रही है उसके उच्चारण में लग रहा है यहाँ पे तिगुना समय। तो किस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है? तो प्लुत स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता। अगला प्रश्न, ये चिन्ह है के स्थान पर किसकी ध्वनि होती है? अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्लियर करी है कि ये जो चिन्ह होता है इसके स्थान पर किसकी ध्वनि, यदि इसके उच्चारण में जो ध्वनि उच्चारित होती है वो लघु स्वर अ की ध्वनि उच्चारित होती है। अगला प्रश्न है, ये भी चिन्ह है किसका? प्लुत का। एक प्लुत का ये चिन्ह माना गया है, एक चिन्ह का प्लुत का ये चिन्ह माना गया। सपोज मुझे लिखना है ओम, तो मैं इस चिन्ह के साथ लिखूंगी और मुझे लिखना है हे। अब जब मैं इसे भी उच्चारित करूंगी तो इसके उच्चारण में तिगुना समय लगेगा, इसे भी उच्चारित करूंगी तो इसके उच्चारण में तिगुना समय लगेगा। यानी ये जो चिन्ह है कि किस ध्वनि का चिन्ह है, तो ये चिन्ह है प्लुत का। अगला प्रश्न है, लघु की अपेक्षा तिगुना समय किस चिन्ह का अर्थ है? यानी लघु की अपेक्षा तिगुना जो समय है वो इस चिन्ह का अर्थ दे रहा है। यानी उत्तर जो आपका एक है 3 और दूसरा है 4, यानी सी उत्तर आपका इसमें सही जा रहा है। अगला प्रश्न है, मूल स्वर कौन सा है? यानी ए ऑप्शन हमारा इसमें सही है, लघु स्वर अ, छोटा अ, यानी लघु स्वर अ जो है इसे मूल स्वर माना गया है। क्यों इसे मूल स्वर माना गया? कि ये क्या है, ईश्वर प्रदत्त, यानी ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया स्वर। अब ईश्वर प्रदत्त कैसे हम इसे मानते हैं? हम देखते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के साथ ही बच्चा एक ध्वनि उच्चारित करता है। ध्वनि उच्चारित होती है अ, न कि ऊ। हम बोलते हैं कि बच्चा रो रहा है और ऊ कर रहा, ऊ की ध्वनि उच्चारित नहीं होती। ध्वनि जो उच्चारित होती है वो लघु स्वर अ की ध्वनि उच्चारित होती है। अब हम बोल रहे हैं कि यह कैसा है, ईश्वर प्रदत्त, यानी ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया स्वर।
आप लोग देखेंगे कि जो लोग बोल नहीं पाते यानी जो लोग गूंगे होते हैं वो भी लघु स्वर अ की ध्वनि जो है वो उच्चारित कर लेते हैं, यानी आ करके वो सारी बात आपको क्या कर देंगे, आपसे एक से दूसरे को अपनी पूरी बात समझा देते हैं। इसलिए मूल स्वर जो है वो लघु स्वर अ जो है इसे मूल स्वर माना गया है और इसे ईश्वर प्रदत्त स्वर भी माना गया है। अगला प्रश्न है अ के आधार पर कौन सी खड़ी बनी, तो अ के आधार पर जो खड़ी बनी है वो कहलाई है 12 खड़ी। अगला प्रश्न है हलंत को हटाने के लिए उसमें किस स्वर का मेल होता है। सपोज मुझे लिखना है यहाँ पे व्यंजन, तो व्यंजन को जब मुझे लिखना है तो मैं इसको लिखूंगी ऐसे, ये कहलाया व्यंजन। अब मुझे इसको हटाना है और मुझे इसको हटा के मुझे ऐसा लिखना है, तो यानी जब मैंने इसको ये रूप दिया तो इसमें लघु स्वर आ जो है उसका मेल हुआ है। तो अगर ये इस रूप में है तो इसमें स्वर का मेल नहीं हुआ है, ये कहलाया शुद्ध व्यंजन। जब हमने इसको इस तरीके से लिखा है तो इसमें लघु स्वर अ का मेल होता है। अगला प्रश्न है स्पर्श ध्वनि कितनी है। स्पर्श ध्वनि जो है वो मानी गई है 25, यानी क से लेकर म तक जो ध्वनि मानी गई है वो कहलाई है स्पर्श ध्वनियाँ। तो स्पर्श ध्वनि कितनी है, तो स्पर्श ध्वनि 25 है, क से लेकर म तक। अगला प्रश्न है नासिक ध्वनि कितनी है, तो नासिक ध्वनि है जो वो मानी गई है हमारी 5, यानी वो ध्वनि जिसका उच्चारण न से होता है, नाक से होता है, वो ध्वनि को बोला गया है नासिक ध्वनियाँ। अगला प्रश्न है लुंठित ध्वनि कौन सी है, यानी ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण जो है वो लुंठित यानी लुढ़क लुढ़क के जो ध्वनि उच्चारित होती है वो मानी गई है लुंठित ध्वनि। तो र जो है इसे माना गया है लुंठित ध्वनि। अब इसे लुंठित ध्वनि की संज्ञा क्यों गई, ऐसे तो हमने बोला य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और अंतस्थ व्यंजन के अलावा इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर इसलिए इनको कहा जाता है कि इनका उच्चारण जब भी होता है न तो स्वर के स्थान में हो रहा है न व्यंजन के स्थान पर, जबकि स्वर और व्यंजन दोनों के स्थान से इनका मेल होता है, इसलिए इनको बोला गया अंतस्थ व्यंजन और अर्धस्वर भी बोला गया इसे। लुंठित ध्वनि कौन सी, यानी लुंठित यानी र जो है इसे लुंठित ध्वनि मानी गई है। अब लुंठित ध्वनि कैसे बोला, जैसे सपोज आपने छोटे बच्चों को कभी ऐसे पढ़ा होगा, ऐसे धुन एक पकड़ लेते हैं करते सुना होगा, तो जब इसका उच्चारण हो रहा है तो जीभ को क्या हो रहा है, हम वहीं के वहीं रख रहे हैं और ध्वनि क्या हो रही है हमारी उच्चरित हो रही है। तो जो ध्वनि अंदर ही उच्चरित हो रही है और कैसी हो रही है, लुढ़क लुढ़क के क्या हो रही है, बाहर निकलती है, इसलिए इसे बोला गया लुंठित ध्वनि। अगला है पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, तो पार्श्विक ध्वनि जो है वो मानी गई है ल। ल को पार्श्विक ध्वनि इसलिए माना गया है कि जब ल का उच्चारण होता है तो कभी कभी क्या होता है, जीभ पे हाथ रखकर भी हम क्या होता है किसी ध्वनि को उच्चारित करते हैं। तो जीभ पे जब हम उंगली रखेंगे तो उंगली रखने के कारण जो वायु निकलनी चाहिए वो नहीं प्रॉपर निकल पाती मुंह से, तो वो जो वायु निकल रही है वो कैसे निकलती है, अगल बगल से निकल जाती है। तो इसलिए पार्श्विक का अर्थ होता है अगल बगल से निकलना, तो जो ल जो है वो पार्श्विक ध्वनि कही गई है। अगला है वह कौन सी ध्वनि है, वह जो है उसे दंतोष्ठ ध्वनि बोला गया है, यानी इसका उच्चारण जो होता है दंत, ये जो हमारे दांत हैं और होंठ है, इनके दोनों के स्पर्श मात्र से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इसे दंतोष्ठ ध्वनि भी कहा गया है। अगला है अर्धस्वर कहलाते हैं। अर्धस्वर जो है वह कहलाएंगे अंतस्थ स्वर जो है उन्हें क्या कहा गया, अर्धस्वर भी कहा गया। और अर्धस्वर कौन से हैं, य र ल व। अभी मैंने आपको जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि य र ल व को अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं और अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण न तो स्वर के स्थान में हो रहा है और न ही व्यंजन के स्थान पे, इसलिए इनको अर्धस्वर की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो है वो माना गया है यहाँ पे हमारा च।
अगला प्रश्न कंठ ध्वनि है, यानी कंठ से कौन सी ध्वनि उच्चारित होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन जो है वो कितने माने गए हैं, 25। कहाँ से, क से लेकर कहाँ तक, मा तक। तो यानी क वर्ग के जो वर्ण हैं वो कहलाते हैं कंठ ध्वनि। तो ख जो है वो कहलाइए यहाँ पे क वर्ग, यानी क, ख, ग, घ, अंगा, यानी ये जो 5 ध्वनियाँ ये कहलाइए कंठ ध्वनियाँ, और जो ख है वो क वर्ग की ध्वनि में आता है, इसलिए ये ख जो है कहलाया कंठ ध्वनि। अगला प्रश्न है ड़ और ड़ ध्वनि है। ड़ और ड़ ध्वनि है, यानी प्रश्न फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कंठ है, बी है दंतय, सी है मूर्धन्य और डी है तालव्य। यानी ड और ढ ये ध्वनि कहलाई है मूर्धन्य। मूर्धन्य का अर्थ होता है मसूड़े, यानी ट वर्ग के अंतर्गत ये ध्वनि आती है ट, ठ, ड, ढ और ण। तो ये जो ड और ढ जो ध्वनियाँ ये कहलाई हैं मूर्धन्य ध्वनियाँ। अगर इसी के नीचे मैं इसको ऐसे लिख करके और ऐसे लिखती हूँ, नीचे इनके नीचे डॉट लग जाती है, तो ये ध्वनियाँ अब आपकी कहलाई हैं द्विगुण ध्वनियाँ। ये कहलाई हैं अब आपके द्विगुण व्यंजन, यानी ये जो दोनों हैं ये कहला रहे हैं द्विगुण व्यंजन। यानी इनके नीचे जब दोनों के नीचे डॉट आ जाती है तो ये कहलाए द्विगुण व्यंजन, जब इनके नीचे डॉट नहीं आती तो ये कहलाए मूर्धन्य ध्वनियाँ। और इसको मैंने इस तरीके से लिखा तो ये ध्वनि अब आपकी कहलाई है कंठय ध्वनि। हम कंठय ध्वनि भी बोल सकते हैं, और ये कहलाता है अनुनासिक, यानी ये अनुनासिक भी कहलाता है, या नासिक के ध्वनियाँ भी हम कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। ओष्ठ यानी होठ, ओष्ठय का अर्थ आता है यहाँ पे होठ, यानी वो ध्वनियाँ होठ के स्पर्श मात्र से उच्चारित होती है, उन्हें बोला गया ओष्ठय ध्वनियाँ। अब देखिए ब, जब आप ब का उच्चारण करेंगे तो दोनों होठ के स्पर्श मात्र से ये ध्वनि क्या होगी, उच्चारित होगी। ओष्ठ ध्वनियाँ है, इसका वर्ग माना गया है प वर्ग। प वर्ग। अब आप उच्चारण कीजिए प, फ, ब, भ, म। इनका जब भी आप उच्चारण करेंगे तो दोनों होठ के स्पर्श मात्र से एक वायु निकलेगी, और उस वायु से जो ध्वनि उच्चारित होगी वो ध्वनि कहलाई है ओष्ठय ध्वनि। चलिए आपसे अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं, और हम परीक्षा उपयोगी कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर ही आएंगे, जो कि आपकी आने वाली जो भी परीक्षा हैं उनके लिए आपको डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में मदद करेगा। धन्यवाद।